मॉर्निंग जी। उम्मीद करते हैं आप सब फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। काफ़ी टाइम से मैंने पॉडकास्ट नहीं डाला था, बट आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी प्यारी सी मित्र रूबी। हाय रूबी। हाय। कैसे हो? अच्छे। ओके। सो रूबी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि रूबी हमारी सोसाइटी में बहुत ही अच्छा आर्ट का काम करते हैं। मतलब शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट और इनके पास टैलेंट है या कह लीजिए गॉड गिफ्ट है। कई तरीके की आर्ट आती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्टिकुलर आर्ट आती है, क्योंकि मैंने आपके काम को देखा है, इतनी सारी चीज़ें आती हैं आपको। तो ये इस फील्ड में कतई माहिर हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं इनकी एक छोटी सी स्टोरी के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं और थोड़ा सा इनके काम के बारे में जानते हैं। तो पहले तो ये बताइए रूबी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। और कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज मतलब इतना सब कुछ देख के कि हाँ बहुत अच्छा फील आ रहा है। अच्छा फील आ रहा है। नहीं, एक आर्टिस्ट को अपनी आर्ट के लिए संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो संतुष्ट हो जाएगा तो सामने वाला ज़रूर उससे खुश हो जाएगा और कहेगा कि नहीं वाकई इस आदमी में दम है। वो वाली बात होती है। cool। तो पहले तो रूबी मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा, किस तरह से आपने ये जो अपने आर्टिस्ट की जो जर्नी है ये स्टार्ट करी, और इतनी अच्छी पेंटिंग्स आप मतलब ये वाव है मतलब मेरे लिए। तो कैसे आपने स्टार्ट किया ये? एक्चुअली मेरी फैमिली जो माय फादर वो BFA किया हुआ था एज ए आर्टिस्ट, पोर्ट्रेट बनाते थे। तो जब हम बहुत छोटे थे तो देखते थे पापा का, दादाजी का पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, पूछते थे, हम बोलते थे पापा ये कैसे बना है। तो एक्चुअली मेरे चाचा भी उस टाइम पे BFA कर रहे थे, तो वो भी कलर्स वगैरह घर में रखते थे, जैसे सैटरडे संडे में घर आते थे। ये काइंड ऑफ आर्ट में कुछ कोर्स होता है। अच्छा, कोर्स होता है। जैसे ग्रेजुएशन होता है ऐसे ही ये होता है। जैसे कोई BA करता है, कोई LLB करता है, तो ऐसे BFA होता है। तो BFA मतलब डिप्लोमा होता है आर्ट फील्ड में। ये मुझे पता ही नहीं था अभी। ओके। तो फिर कलर्स देखते थे, छोटे थे तो पेपर्स उठा लेते थे, जैसे वो बाहर निकलते थे उनको एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, उस टाइप से नहीं बनता था, लेकिन बहुत खुशी होती थी कि हम वाटर कलर्स यूज़ करते हैं। धीरे धीरे करके फिर ऐसे ही मैंने सोचा कि ठीक है। मैंने 12th किया। 12th में भी क्लास में जाती थी तो टीचर बोलते थे कि बहुत अच्छा बनाते हो, मतलब कंपेयर बच्चों के, क्योंकि मैं घर में करती थी, देखती थी, तो उनको लगता था कि हैंडल कर लेती है। आपके चाचा थे, पापा भी आर्टिस्ट थे, पूरी फैमिली आर्टिस्ट। तो उसके बाद फिर करते करते मैंने BA किया। वहाँ पे जैसे सर बोलते थे कि बेटा लैंडस्केप बनाना है, तो 20 स्टूडेंट होते थे, हम अपने बैच में 20 थे। तो हमारे प्रोफेसर थे सोत्रे सर। तो सर ने जैसे बोलते थे वो पोर्ट्रेट बनाते थे, तो इंटरेस्ट होता था, मैं भी पोर्ट्रेट बनाती थी, अप्रिशिएट करते थे, बेटा बहुत अच्छा बनाया। अच्छा। एक दिन उन्होंने बोला कि रूबी तुम ठीक है, जो भी बच्चे क्लास में अच्छा बनाएगा, ये मेरा बनाया हुआ एक वो भी आर्टिस्ट थे, वो लैंडस्केप बहुत अच्छा बनाते थे, डॉक्टर सोत्य सर। तो कि मैं आज अपना ये गिफ्ट करूँगा जो बच्चा सबसे अच्छा बनाएगा। फर्स्ट मेरा ये था, हमने क्लास में ही बनाया, 40 मिनट्स 50 मिनट का हमारा लेक्चर होता था, तो अच्छा बन गया। उस टाइम पे क्या एज होगी आपकी उस टाइम पे? उस टाइम पे होगी मेरी 19-20 ईयर होगी। अच्छा, ओके। तो फर्स्ट मेरा वो था कि सर ने जब मुझे अप्रिशिएट किया कि चीज़ें नाइस, मतलब आने वाले टाइम में अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हो, बहुत अच्छा करती हो, ये वो। उस टाइम पे मुझे लगा, मैंने इतने लैंडस्केप बनाए वाटर कलर से, मतलब 3 साल तक मैंने लैंडस्केप में ही अपना वो किया। तो मुझे अच्छा अप्रिशिएशन मिला उस टाइम पे। उसके बाद MA ड्राइंग एंड पेंटिंग किया मैंने। वहाँ पर स्कल्पचर में मुझे, वहाँ पे स्कल्पचर था, तो वहाँ पर मैंने स्कल्पचर में स्टार्ट किया, पोट्री में स्टार्ट किया। स्कल्पचर्स मतलब स्कल्पचर क्ले से बनाते हैं, क्ले से जो मूर्तियाँ बनाते हैं, और मूर्तियाँ भी बनाते हो? फिर मैंने 2 साल कंटिन्यूसली पोट्री और स्कल्पचर किया। वाह। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, तो मैं गोवा चली गई हस्बैंड के साथ। तो वहाँ कैसा लगा गोवा आपको? गोवा बहुत अच्छा था। रियली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वहाँ पर मैंने सोचा मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे अंदर था कि मैं आर्ट का अपना कुछ करूँगी। सर ने, जैसे हमारी मैम थी वो भी बोलती थी, तो कि कुछ करना है आपको।
तो मैंने सोचा कहाँ से मैं अपनी आर्ट स्टार्ट करूँ। वहाँ का वेलफेयर सेंटर था, वेलफेयर सेंटर में मैं वहाँ पे चली गई। लेडीज़ वगैरह बच्चों की क्लासेस होती थी वहाँ पे आर्ट तो की, वो सारा पेंटिंग कुछ मम्मा देखती थी आपकी? नहीं, वेलफेयर सेंटर होता था वहाँ पे नेवी के अंदर। नेवी के अंदर? हाँ, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी कि मतलब अर्निंग शुरू हुई थी वहाँ से मेरी। अच्छा, थोड़ा सा और बताइए इसके डिटेल में। जैसे मैं वहाँ से शादी के बाद 2003 में गोवा गई। हाँ हाँ। तो वहाँ पे नेवल वेलफेयर सेंटर होता था। ओके ओके। तो वहाँ पर मैं वेलफेयर सेंटर के अंदर गई। वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं आर्ट की, इधर सिलाई की, इधर एम्ब्रॉयडरी की। अच्छा, डिफरेंट फॉर्म वहाँ पे था। तो आप सिखाना शुरू कर तो दिया मैंने वहाँ पर सिखाना मैंने बात की, तो वहाँ पे मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई ड्राइंग एंड पेंटिंग की। हाँ हाँ हाँ। फिर वहाँ से मैंने एग्जीबिशन वगैरह शुरू की। तो लगभग कितना अर्निंग स्टार्ट आपकी पहली होगी उस टाइम पे? उस टाइम पे मुझे फर्स्ट अर्निंग लगाओ कि सबसे 8,000, मतलब बहुत कम था कि ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से अच्छा लगता था। ईयर कितना किस टाइम की बात है? 2003 की बात है। ओहो, तो 2003 में अगर आप 8,000 कमा रहे हैं तो इट्स अ गुड अमाउंट यार। अगर देखा जाए, बहुत पुरानी बात बता रहे हो अब तो। अच्छा, तो वहाँ से मेरा फर्स्ट हुआ था। फिर वहाँ से मुझे ऑफर मिले कि आप KVS में जॉब करो। फिर मैं इवनिंग क्लासेस शुरू कर दी। KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन? अरे केंद्रीय विद्यालय में मैंने 5 ईयर वहाँ पे किया। मैं खुद केवी की स्टूडेंट रही हूँ। गुड गुड। फिर वर्कशॉप वगैरह नेवल चिल्ड्रन स्कूल की वर्कशॉप मिलने लगी। तो उधर पंजीम वगैरह में मैंने 1-2 वर्कशॉप की, एग्जीबिशन वगैरह की। काफी रहे। हाँ, उसके बाद 2013 में मैं यहाँ पे आई नोएडा में। फिर यहाँ से मैंने शुरू की। यहाँ पे देखा मैंने पोट्री क्लासेस का, ब्लू पोट्री का देखा। फिर वहाँ पे गई, मैंने देखा ब्लू पोट्री का और एडवांस क्या हो सकता है। देखो आर्ट में ऐसा है, कभी भी आर्ट की जर्नी खत्म नहीं होती और लर्निंग तो कभी खत्म नहीं होती। एक आर्टिस्ट की लर्निंग कभी खत्म नहीं होगी, डिफरेंट फॉर्म। फिर कुछ दिन मैंने पोट्री का किया, 2-3 साल तक मैं कंटिन्यूसली पोट्री करती रही। तो वहाँ से एक मैम मिली थी मुझे, तो उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं पोट्री में करते। फिर टेराकोटा ज्वेलरी और पोट्री मैंने सेल हुआ, मेरा 10,000 का सेल हुआ उस टाइम पे। फर्स्ट सेलिंग मेरी यहाँ पे भी 10,000 का ही था। मतलब वो भी क्ले का ज्वेलरी, क्ले की ज्वेलरी। हाँ, टेराकोटा ज्वेलरी। तो सिर्फ सोना चांदी दिस इज अमेजिंग। मतलब क्ले से मैंने ज्वेलरी बनाना। आपके पास कुछ पीसेस हो तो मैं देखना जरूर चाहूँगी। अभी नहीं, मतलब अभी बाद में दिखाइएगा मुझे। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, कूल कूल। सो आप अपनी थोड़ा सा मदर के बारे में बताइए। हाँ, मम्मा एक्चुअली मेरी जो है वो जब मैं छोटी थी तो वो बना, जैसे होती है ना, हमारे यहाँ पे बनता था, नवरात्रे होते थे ना, उसमें मिट्टी से बनाते थे, सांझी बोलते थे उसको। हाँ 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 हाँ। तो हमारी मम्मी भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह मम्मा बहुत अच्छी करती थी। उनका भी इंटरेस्ट था कि उनको सिलाई बहुत अच्छा करती थी, हालांकि उन्होंने कहीं सीखा नहीं था, उनका इंटरेस्ट था, लेकिन उनको शायद वो मौका नहीं मिला। तो ये शायद आपके पेरेंट्स से गॉड गिफ्ट मिला है आपको। दोनों ही इस फील्ड में। क्योंकि जब हम छोटे थे तो कोई भी स्वेटर पहनते थे, कोई भी चीज़ पहनती यूनिक होती थी हम लोग की। और जब हम निकलते थे तो लोग वहीं पे स्कूल जाते थे तो खड़ा कर लेते थे कि किसने दिखाओ इस कैसे बना हुआ है, कैसे था। तो मम्मा में भी मशीन का काम चल गया, स्वेटर्स वगैरह हाथ के बुने का ही। अच्छा, तो उस फील्ड में माहिर थी, मतलब गुड गुड। तो आप लोग कितने भाई बहन हो? 4 भाई, 3 बहनें, 3 बहनें। हम भी 3 बहनें, 1 भाई है। सो यार, हर किसी की लाइफ में ना कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट आता है ना जहाँ पे शायद मुझे लगता है कि वो सबसे टफ टाइम होता है। तो ऐसा कोई टफ टाइम जो आपने सफ़र किया हो, आपको लगा कि यार थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है चीज़ें, तो ऐसा कोई टाइम? हाँ, जब एक्चुअली क्या है ना, मैं फर्स्ट जॉब में थी और ड्राइंग क्लासेस लेती थी। 2004 की बात बता रही हूँ, नहीं 5 की बात बता रही हूँ। तो मैंने कंसीव किया था उस टाइम पे। अच्छा। तो उस टाइम पे क्या था, मैं केंद्रीय विद्यालय में जॉब करती थी। इतना अच्छा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। तो वहाँ पर मुझे जैसे कि 9 मंथ्स कंप्लीट होने वाले थे, मैं कंटिन्यूसली स्कूल जाती रही, मैंने छोड़ा नहीं बीच में। अच्छा। और इवनिंग क्लासेस भी लेती थी घर में। तो रेस्ट उस टाइप से नहीं मिलता था। मम्मी मेरी चली गई, मतलब पास में, कि अब टाइम आ गया है तो डिलीवरी हो जाएगी। मम्मी बोलती रूबी अब स्कूल छोड़ दे, अब मत स्कूल जा। टीचर्स कितने मंथ्स के प्रेग्नेंट थे आप? और मुझे 9 मंथ कंप्लीट होने वाले थे, 10 दिन मेरी बचे, ड्यू डेट के बचे हुए थे, 10 डेज।
10 days में भी आप जा रहे थे स्कूल? जा रही थी, मम्मी पहुंच गई, मम्मी बोलती है रूबी अभी स्कूल छोड़ दे, उधर टीचर्स बोलते थे सीढ़ियाँ चढ़ती है, स्कूल छोड़ दे, यहीं बच्चा हो जाएगा। तो फिर भी मैंने छोड़ा, मैं कहा नहीं अभी। जैसे ही जिस दिन मैंने वहाँ से छोड़ा नेक्स्ट डे मेरी डिलीवरी हो गई। ड्यू डेट में मुझे दिया था 28 सितंबर और मैंने 26 को वहाँ से छोड़ा था। मतलब फिर अपना पैकिंग सेकिंग की, हॉस्पिटल एडमिट हो गए। शाम के टाइम भी घर में लेडीज पीछा नहीं छोड़ती थी लड़कियाँ, मैम नहीं हमें तो करना है, इतना बैठने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर भी मैं करती थी, थकती नहीं थी उस काम से। मैं पेंटिंग से नहीं थकती, नहीं थकते थे। ओके। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे नोएडा में आई, नोएडा में बोला गया कि यहाँ पे तो जो मतलब ऐसे कुछ होगा ही नहीं, आर्ट्स का तो यहाँ कुछ है ही नहीं। मैं आई कि जॉब है नहीं है, क्योंकि पेंटिंग्स भी करेंगे तो कुछ अर्निंग तो वैसे तो होना चाहिए, कुछ तो चाहिए। उसके बाद वैकेंसी जहाँ आती थी न्यूज़पेपर से देखती थी, उस टाइम पे तो फ़ोन वोन का ये सब चीज़ें था, लेकिन उतना नहीं था। 2012 की बात होंगी। तो मैं चली गई, सबने बोला कहाँ जॉब मिल रही है, क्या हो रहा है। मेरे पास उस टाइम पे कुछ था भी नहीं, रिज्यूमे लेके गई तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट इंटरव्यू आपका दिल्ली में होगा, वहाँ पे आप आ जाना। अच्छा। तो फिर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ गई 5 डेज़ बाद। तो फिर उन्होंने एक्सपीरियंस वगैरह देखा, एग्जीबिशन वगैरह का, इसका ये सारी चीज़ें देखी। तो उन्होंने बोला ठीक है 1 ईयर का हम आपको टाइम देते हैं और आप क्या न्यू कराएंगे उसके बाद हम आपको कंफर्मेशन करेंगे। अब वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए कि 1 ईयर, और उनके पास वैकेंसी वैसे फुल टाइम के लिए थी भी नहीं। तो उन्होंने उनकी डिमांड थी कि फिर मैम ने मुझे बोला कि बेटा आपको क्ले का स्कल्पचर वगैरह, पोट्री वगैरह आता है तो आप ये काम करो, आर्ट का तो हमारे पास ऑलरेडी टीचर हैं। तो फिर मैंने पोट्री क्लासेस वहाँ पे पोट्री व्हील वगैरह लिए, 3 पोट्री व्हील लिए, मतलब 1 लाख का सामान आ गया वहाँ पे। क्ले वगैरह मैंने, तो ये सारा कुछ आपको अरेंज करना पड़ा? हाँ वो सारा मुझे अरेंज कराना पड़ा। अच्छा। सारे बंदे मैंने ढूंढे, ऑनलाइन सर्च किया पोट्री व्हील कहाँ से मिलते हैं, क्ले मैंने मंगाया, क्ले कहाँ से मिलता है, 100 kg क्ले कहाँ से अरेंज होगा, बिल्कुल रेडी रहता है जो उसमें, और कम रेट में। टेराकोटा और सेरामिक दोनों तरह का क्ले मंगाया। अच्छा। फिर मैंने स्कूल में एस्टेब्लिश कराया पोट्री क्लासेस। बच्चों ने इतना एंजॉय किया वहाँ पे, पूरे में वाइवा की मतलब न्यू चीज इंट्रोड्यूस हुई है। तो यार आजकल वो चीजें कहाँ मिल नहीं रही है। मैंने आज तक नहीं किया है कि मेरा बड़ा मन है कि वो हाथ से वो जो मटका बनाते हैं, मेरा बड़ा मन है कि एक बार मैं वो करूँ। मैं शुरू कर रही हूँ पोट्री क्लासेस का, अभी वही है ना, उसके लिए सेटअप करना होता है। करेक्ट। तो फिर मैंने वहाँ पोट्री का किया तो सबको बहुत अच्छा लगा। टीचर्स को भी एंगेज कर लिया कि ज्वेलरी बनवा के उनको, जैसे छुट्टी बच्चों की छुट्टी हो गई उसके बाद ज्वेलरी टूटती नहीं थी? नहीं टूटती, सबने पहन के घूमे सब। तो क्या हुआ उसके बाद मेरे पास सारे टीचर्स आते थे, 60 टीचर हैं, वो सारे ऊपर आते थे आर्ट रूम में और वो क्ले से ज्वेलरी बनाते थे। पहले तो उन्होंने मेरे से सीखा, फिर उनके माइंड में आया हाँ एक हम बीड्स बनाएंगे तो उसको ऐसे शेप दे सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, पेंडेंट को ऐसे बना सकते हैं। लास्ट में सबने अपना अपना, स्टार्टिंग में तो सीखा, अपना अपना एक सेट सबने बनाया अपने अकॉर्डिंग। वो सबको बहुत अच्छा लगा। जिस टीचर का भी बर्थडे होता था सब गिफ्ट मिलता था स्कूल की तरफ से। तो वहाँ से मेरी ज्वेलरी का इतना फेमस हो गया, टेराकोटा ज्वेलरी। बच्चों ने भी इंटरेस्ट लिया, बच्चों ने भी सीखा। तो आप उसको ऐसा नहीं सोच रहे थे कि आप ऑनलाइन या दिल्ली हार्ट्स या नोएडा हार्ट्स में कुछ ऐसा अपना एग्जीबिशन? बस उस टाइम पे तो मुझे इतना प्यार था ना आर्ट से कि बस सेल वेल का वो करनी था कि बस बनाते जाऊं, करती जाऊं अपनी आर्ट को। तो अभी ना सोच रहे हो? हाँ अभी मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके ना अपना एग्जीबिशन वगैरह शुरू कर दिया मैंने। तो दिल्ली हार्ट वगैरह में जाना शुरू कर दिया है कि अब मैं वहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह, अभी प्रगति मैदान में हुआ था वहाँ पे भी थोड़ा सा मैं लेकर गई थी। तो अब जैसे जैसे होगा, तो उससे पहले मेरी बेटी का 12th था तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ये मदर का ना वो रह जाता है। इस साल मेरे बेटे का 10th है, 12th है, तो नहीं वो भी जरूरी है, मैं नहीं बोलूँगी। अब बेटी कॉलेज में है, फ्री हूँ तो मैं अपना अब आप अपने करियर पे, तो मैं कह रही हूँ कि अब आप अपने करियर पे फोकस कर रही है, राइट? तो आप सोच रही कि क्या नया अब आप अपने बिजनेस में डाल सकती हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग यार, कि हमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा तभी हम अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे।
नहीं, दिल्ली हार्ट्स वगैरह मैंने गई, मतलब मैंने वहाँ के पेंटिंग्स, मैंने खुद अभी मधुबनी खरीदी। हाँ, और वो सिर्फ उस पेपर पे थी, उसकी कॉस्ट थी 3,500 रुपये। देखो मधुबनी जो है ना बिहार की ट्रेडिशनल हाँ, आर्ट है, बिहार तो वो हम एक्चुअली दुपट्टे पे, साड़ी पे, पेपर्स पे करते हैं, लेकिन उसमें बारीक काम इतना होता है ना, एक एक लाइन की वैल्यू होती है। अब आर्टिस्ट का देखो आप, जितनी बारीकी होगी ना उतनी उस चीज़ की वैल्यू होगी। तो वही मुझे मतलब कॉस्टली था, बट अभी कभी मैं रिवील करूँगी अपने ब्लॉग्स में, बट वो इतनी खूबसूरत है वो मधुबनी पेंटिंग कि मतलब वाकई। और ये पेंटिंग्स तो मुझे लगता है कि अगर उससे कंपेयर जो मेरे पास पेंटिंग है, तो ये बहुत अलग है और बहुत अच्छी है। ये अलग काम है, लेकिन मधुबनी का भी मेरा वो है, मैं मधुबनी भी बहुत ज़्यादा की। मधुबनी मैंने अम्ब्रेला पे, कपड़ों में और बेडशीट वगैरह बहुत ज़्यादा बनाया मैंने मधुबनी। मधुबनी, वर्ली और गोंड आर्ट, जो ट्राइबल आर्ट्स है ना, उसको भी मैंने किया। गुड। आपका ये जो टैलेंट है ना, वाकई ये गॉड गिफ्टेड है, इतना खूबसूरत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपने उन छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जानना चाहती हूँ कि एज ए आर्टिस्ट की जर्नी क्या थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है? हाँ। या क्या क्या चैलेंजेस एक छोटे से आर्टिस्ट को फेस करने पड़ते हैं? कुछ चैलेंजेस बहुत होते हैं। देखो पहले तो ना, जब हम आर्ट करते हैं घर में ही, अगर बच्चे को करा जाएगा कि नहीं तुम्हें आर्ट नहीं करना है, पहले तुम अपना ही करो, बच्चा क्या क्रिएट करना चाहता है उसको नहीं रोकना चाहिए। पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए हमारा बच्चा, क्योंकि आर्ट के थ्रू आप देखिए बच्चा कुछ ना कुछ अपनी जो उसके अंदर चल रहा होगा ना, वो उसको ही वहाँ पे उतारेगा। फ्री आर्ट जो बच्चा करेगा, ठीक है, तो कभी भी प्रेशराइज ना करे बच्चे को, बच्चे हो या बड़े हो, जिसका करने का मन है। रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है आर्ट। अच्छा, ओके। आप पूरा दिन काम करते हो, पूरा दिन भागते हो, ये करना है वो करना है, और आपको अगर रिलीफ चाहिए ना, तो आर्ट करके देखो एक बार आप। अच्छा। कितना अच्छा फील आएगा आपको। अच्छा। नहीं, मैंने एक दो बार मैक्रोमेन के पीसेस बनाए थे, तो मुझे भी आर्ट पर्सनली बहुत पसंद है। मैं भी कुछ ना कुछ आर्ट में बनाती रहती हूँ। तो उस टाइम पे मैं दिन नहीं देखती हूँ, घंटा नहीं देखती हूँ। जब मैं मैक्रोमेन बनाती हूँ तो मैं घंटे नहीं देखती हूँ। आर्ट लवर होते ही ऐसे हैं। बच्चे हो बड़ा हो कोई भी हो, आर्ट लवर वो करेगा। मैंने नोटिस किया है कि मैंने 12-12, 13-13 घंटे नॉन स्टॉप उस पीस को बनाया है, और मुझे थकान नहीं पता चल रही कि वो क्या है। अरे मैंने राखियाँ बनाई अब रेजिन से, उसमें फैन नहीं, एसी नहीं, कुछ ऑन नहीं कर सकते। अब देखो गर्मी में फिर रेजिन में नहीं कर सकते, कुछ ऑन नहीं करना, वो पसीना पसीना होके फिर उसको दूसरी बात, चलो हमने मोल्ड में डाल दिया, मोल्ड में से जब हमने उसको निकाला, उसके बाद उसमें धागे और बीड्स वगैरह डाले, तो रात को 1-1 बजे तक मैंने वो काम किया। लेकिन जब वो मैंने काम देखा ना अपना, रियली मतलब मुझे भी नहीं सेल हो मेरा काम, मुझे नहीं वो फर्क पड़ता, आप सैटिस्फाइड है। मुझे इतनी खुशी मिली यार, कितना सुंदर पीस बन के तैयार हो गया। नहीं, एक आर्टिस्ट को अपनी आर्ट जरूर पसंद आनी चाहिए। जब वो सैटिस्फाइड होगा ना, हाँ, मुझे ये श्योर दूसरे उसे बना के अच्छा लगता है यार, मैंने कितना अच्छा बनाया। तो ये चीज़ें नहीं, गुड यार, अच्छा है। तो एजुकेशन वगैरह, मतलब इसका पर्टिकुलर मास्टर्स वगैरह भी? हाँ, देखो मास्टर्स में पहले तो एमए ड्राइंग इन पेंटिंग नॉर्मल होता है। और जो इसका ऑनर्स वाला कोर्स होता है, जैसे आपने बीए की, कई बच्चे बीए करते हैं तो बीएफए होता है, एमएफए होता है, ठीक है। तो उसके बाद अपना करियर में कुछ भी, जैसे किसी को पीएचडी करना है तो एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग करो या एमएफए करो, दोनों। ठीक है, वो एडवांस है, और एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग 3 ईयर का है, एमएफए वही 5 ईयर में, जैसे आपने किया एमएफए, तो उसमें आप पीएचडी कर सकते हो बाद में। डॉक्टर, उसमें फिर आपको आगे प्रोफेसर बनना है, रिसर्च के बाद तो आप अपना करना है, जो भी आप कर सकते हो जिसमें जिसका इंटरेस्ट है। और डिफरेंट टाइप की आर्ट्स होती हैं, कोई भी लिमिट नहीं है आर्ट की। इतने सारे इंडियन आर्टिस्ट हुए, यूरोपियन आर्टिस्ट हुए, है ना, यूरोपियन। आजकल तो क्ले आर्ट इतना ट्रेंड में चल रही है, इंस्टाग्राम पे लोग लाइक करते हैं। हाँ, इंडियंस थोड़ा कम इंडियन आर्टिस्ट मैंने कम देखे हैं, बट ये जो यूरोपियन है और इटालियन है, मैंने इन लोगों को देखा, इनके आर्ट में एक अलग है यार, हर आर्टिस्ट का अपना अलग टेक्निक होती है। हाँ, जैसे आपने ये उभरा हुआ बनाया है, ऐसे मैंने देखा वो रोज के पेटल्स, वो क्ले अलग अलग कलर से, स्कल्पचर पेस्ट होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था,
तो उसका स्कल्पचर पेस्ट बनाते हैं, नाइफ से पेंटिंग हाँ, बनाते नाइफ से हैं। करेक्ट हाँ, करेक्ट, बहुत सुंदर सुंदर बहुत चल अलग रहा है। अलग फॉर्म्स होती हैं हाँ, आर्ट्स हाँ, की, हाँ। डिफरेंट तो डिफरेंट। ये सेम चीजें दीवारों पे भी बन सकती हाँ, हैं वॉल पे अगर बन सकता किसी है, को ये वाला वॉल पे डायरेक्ट बन सकता है, ये इस तरह wall का पे। मतलब डिजाइन कोई भी हो हाँ, 3D हाँ, में बन सकता है वॉल के ऊपर। और इसमें लगभग अगर आपको 6 फीट का बनवाना है तो कितना समय लगेगा? वो डिपेंड करता है ना हम कितने घंटे उसमें देते हैं और किस टाइप अच्छा। का डिजाइन है। अच्छा, ओके ओके, नाइस। और ये कभी भी खराब होने नहीं, वाला ये नहीं वो है से ना? भले जैसे अपने वॉल पे ये पेंट वेंट कराते हो ना, सीमेंट लग गया, प्लास्टर हो गया आपकी वॉल पे, सेम चीज ये है, Same वाइट ये सीमेंट चीज़ है। जैसे बोलते हैं ना, हाँ 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 सेम हाँ, चीज है। यही है, ओके। और जैसे बाई चांस खराब हो रहा है तो आप आके उसको टचअप वचअप? हाँ, कलर वगैरह हाँ, टचअप कर सकते हैं, लेकिन खराब होने वाली चीज है ही नहीं। है ही नहीं, हाँ, अगर ओके। आपको लगता है कलर फेड हो गया, ये ऑयल कलर्स हैं, हाँ 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 हाँ, ऑयल कलर से ड्राई होके ना वॉश हो जाते हैं, जो कैनवस पे ऑयल पेंटिंग होती है ना, सेम कलर्स इसमें यूज हुए हैं इन पेंटिंग्स में। ओके ओके ओके। तो इसका कॉस्ट लगभग क्या होता होगा कुछ आप? देखो आर्ट की कोई भी हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मैं समझ रही हूँ, बट वो अगर depend आप होता है अपना fit ये के। पीस सेल आउट करें तो लगभग क्या कॉस्ट होगी इसकी? देखो मेरी स्टार्टिंग की पेंटिंग 15,000 से कम नहीं होती, नहीं, ओके। क्योंकि इसका जो वर्क है और जो इसमें मैंने यूज किया है ना, फिनिशिंग वगैरह वो सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ, और बाकी आप साइज के ऊपर है, मतलब ये साइज जैसे मैंने 15 का दिया, ये तो वाला इससे size बड़े 15 साइज है। जैसे वो हाँ स्क्वायर फीट के हिसाब से भी बनते अच्छा, चले और जाएंगे। इनका इनका क्या कॉस्ट होगा? इस इनका वाले का? 10,000, 10,000, 12,000। हाँ हाँ, नाइस नाइस। नहीं नहीं, सच में बहुत खूबसूरत है यार, ये जो बेडरूम में या ड्राइंग रूम में लगेगी ना, तो लोग पूछेंगे कि कहाँ से लिया, वैसी आर्ट है ये। नाइस नाइस। मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न होगा कि अगर किसी आर्टिस्ट को अपना ये बिज़नेस एज ए आर्टिस्ट स्टार्ट करना है नोएडा में, तो उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए यार? कहाँ से अपनी चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको जो भी उसने आर्ट किया है ना, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी ये आर्ट परफेक्ट है, कि मैंने ये पीस बनाया है या जो भी किया है, कि हाँ ये मैं मार्केट में लेके जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो वो कंपेयर लोगों को अदर जिसने भी बनाया है जहाँ भी हम लेके जाएंगे, कि लोग उससे देख के अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। परफेक्शन जरूरी है आर्ट में। अगर परफेक्ट नहीं बना हुआ है, हम लेके चल दिए जी कोई भी, जैसे आज मॉर्निंग में मुझे एक बंदे का कॉल आया हिसार से, उसने बोला गूगल से या जहाँ से भी उसने मेरा नंबर लिया है, तो बोले उसने मुझे कुछ लिपन आर्ट्स के पिक्चर्स छोटे छोटे भेजे कि आपको रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला मैं ऑलरेडी आर्टिस्ट हूँ। तो बोलने लगा मैं कि आप कहाँ से बोल रहे हो, कौन हो? उसने बोला मेरी बेटी की आर्ट है और मैम मेरी बेटी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, मुझे सेल करना है। मैं कहा आप क्यों चाहते हो सेल करना? इतना छोटा बच्चा है कि वो ये देखो कि वो बना रहा है ना, वो सीख रहा है, लर्निंग चल रही है। कि मैं कहाँ से सीखा? उसने यूट्यूब से सीखा। हम यूट्यूब से पीस बना सकते हैं, लेकिन परफेक्शन आप प्रॉपर क्या मटेरियल यूज हुआ है उसमें परफेक्ट आपको कोई नहीं बताएगा कि आपने फिनिशिंग आप कैसे करते हो, क्या मटेरियल यूज़ करते हो, कहाँ से लेना है, क्या कॉस्ट है, वो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो स्केचिंग ड्राइंग आपका ये सही है तो आप कोई भी पीस बना सकते हो किसी भी फॉर्म में, स्कल्पचर बनाना हो, पोट्री करना हो, तो या फिर कहने का मतलब है कि पहले आप प्रॉपर क्लासेस लीजिए। प्रॉपर अपना पहले लर्निंग कर लो। आपको सेटिस्फेक्शन जिस दिन हो जाएगा कि मैं मार्केट में उतर सकता हूँ, तो आप सेल कर सकते हो। नहीं, बढ़िया है। तो आपकी कितने साल की बेटी है? मेरी अभी 19 ईयर की हो गई है। तो कॉलेज गोइंग बेटी है। तो वो बेसिकली किस फील्ड में है? वो कॉर्पोरेट लॉयर बनेगी। कॉर्पोरेट लॉयर, देखिए कितना डिफरेंट है। मैं कहती हूँ ना उसको आर्ट में आता ही नहीं है। आर्ट में आता ही नहीं, ये होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जैसे आपने अपनी मदर और फादर से सीखा, आप आर्टिस्ट में आ गए, और आपकी बेटी एकदम डिफरेंट हो, एकदम उसकी फैमिली में सब लॉयर है तो वो उसमें चली गई। वो उसमें चली गई। नहीं, अच्छी बात है, जिसका जहाँ मन लग जाए। नहीं, अच्छा है। तो अभी तो कॉलेज गई है, तो मतलब आप रिलैक्स्ड और आप अपने पूरी तरह से फोकस कर रहे हो अपने बिजनेस पे, राइट? नहीं, वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी कम होगा क्योंकि बच्चा अभी बड़ा हो गया है, तो आप अपने करियर पे फोकस कर सकते हो। जब वो 12th में थी तो मैं नहीं डिस्टर्ब कर सकती थी पूरा घर में ये सब फैलाना। ठीक है करती थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं करती थी कि सारी चीजें मैं ये करूं, बाहर जाऊं, पर मैं अब आपको बड़े लेवल पे देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि आप अमेज़ॉन ट्राई करें
और फ्लिपकार्ट जो बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली हार्ट्स हैं, नोएडा हार्ट्स, तो यहाँ पे पेंटिंग्स के एग्जीबिशन ज़रूर बिल्कुल है ना। चलेंगे हम सब साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे पक्का। मैं बिल्कुल एग्जीबिशन करेंगे दिवाली से पहले। करे मैं बिल्कुल, मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। हमने एक छोटी सी स्टोरी जानी एक आर्टिस्ट की कि किस तरह से उन्होंने अपनी छोटी सी जर्नी स्टार्ट करी और आज की डेट में वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो आप आज की डेट में मतलब भर की इनकम हो जाती है ना? हाँ, अच्छी इनकम हो जाती है। और मतलब मैं सभी को बोलूँगी कि जिसको बिजनेस करना है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, काम अच्छा है, काम अच्छा है, अगर आपको परफेक्शन है तो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं होगा। हाँ। और पहले आप अच्छी से अपने आप में सेटिस्फाई हो जाए कि मैंने बहुत अच्छा पीस बनाया, बहुत अच्छा किया है, तो ज़रूर आपको वो मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। सो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस डिपेंड करता है कि इंसान की इच्छा क्या है और उसका पैशन क्या है। अगर काम को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो चाहता है लाइफ में कुछ करना तो आई एम श्योर वो बहुत कुछ कर सकता है। जस्ट कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, अपने काम से प्यार होना जरूरी है। जिस इंसान को अपने काम से प्यार होगा वो कुछ भी किसी भी स्टेज में जाके अपना कर सकता है। और ये कोई भी एज लिमिट कुछ नहीं होती कि मेरी इतनी एज हो गई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लर्निंग कभी भी कर सकते हैं, लाइफ टाइम करते रहे। मैं आज खुद लर्निंग में करती रहती हूँ, नहीं रुकती हूँ। वर्कशॉप वगैरह मैं कहीं भी मुझे लगता है स्कल्पचर बन रहे हैं, पोट्री है, कोई एडवांस है, मेरे भी गुरु हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी आप सीखते हो? अभी भी मैं लर्निंग कर रही हूँ। गुड। और मुझे 2002 में मैंने एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग किया था, उसके बाद ही मैंने सारा कुछ 2002 में होगा। बहुत पुरानी बात है, मतलब तब से मैम आर्ट में हैं। वाह। तो हमारी सोसाइटी में बहुत टैलेंटेड लेडीज़ रहती हैं। मतलब ये बात बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारी लेडीज़ वाकई बहुत टैलेंटेड है। सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं, घर, बच्चा, परिवार, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। उसके बाद अपनी हॉबी को भी समय दे रही हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड। और ये मुझे लगता है कि हर औरत को करना चाहिए। प्लीज़ आप अपने लिए समय निकालिए। अगर आपके अंदर कोई भी एक आर्टिस्ट है या कलाकार है ना, तो उसको बाहर ज़रूर निकालिए। तो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करिए। बिल्कुल। आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार ऑटोमेटिक खुश रहेगा। तो इस पॉडकास्ट को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। और हमें रूबी मैम से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और हम आपके एग्जीबिशन को देखना चाहेंगे आगे फ्यूचर में, और मैं चाहूँगी कि मैं उसे कवर भी करूँ। ठीक है, दिवाली से पहले हम जरूर एक एग्जीबिशन करेंगे। तो और दिल्ली हाट, जहाँ भी प्रगति मैदान जहाँ भी होगा वहीं पे हम चलेंगे। करें। बिल्कुल। तो मैं आपको थोड़ी सी झलकियाँ भी दिखाती हूँ उनके काम के बारे में। थैंक यू मैम। ओके।